अमावस है। कल हमारी भारतीय संस्कृति का जो नव वर्ष नव संवत के रूप में कल हमारा नव वर्ष है। यद्यपि विश्व में एक प्रचलित परंपरा के अनुसार या कैलेंडर वर्ष के अनुसार 1 जनवरी को ही नया वर्ष की परंपरा पूरे विश्व में है, लेकिन बहुत से कारण ऐसे हैं जिन कारणों से वो हमने अपने पत्रक में भी दिया कि वो कारण प्राकृतिक, वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक कारण है वो कि नव संवत ही नव वर्ष क्यों। तो अपने समाज में, पूरे देश में, विश्व भर में भगवद गीता की इस उपदेश स्थली से ये अपनी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा का उद्घोष इस रूप में हो कि हमारा नव वर्ष नव संवत है और वो क्यों है, उस रूप में कल एक कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। उस आयोजन में नगर की लगभग सभी संस्थाओं को, कितनी संस्थाएं हैं? 50 सामाजिक मिला के 100 संस्था, धार्मिक सामाजिक सब संस्थाओं की 2 बार लगभग 200 लोगों की यहाँ बैठक की गई। क्योंकि हम कोई भी कार्यक्रम जो है वो हम एक सद्भावना कार्यक्रम बनाना चाहते हैं कि वो नगर में, क्योंकि सनातन सबका है, राष्ट्र स्वाभिमान सबका है, तो इसलिए सबका भाव सद्भाव जुड़े। तो इसलिए ये कार्यक्रम एक सामूहिक सद्भाव के रूप में रखा गया है। उसमें हम कल 4 बजे यहाँ ध्वजारोहण करेंगे। यद्यपि नगर के लोगों को ब्रह्म सरोवर पे ही 5:30 बजे आमंत्रित किया गया है, लेकिन कुछ हमारे आसपास के लोग बहुत दूर से नहीं आमंत्रण की, हर नगर में हमने परंपरा प्रारंभ करवाई है। जैसे कल करनाल में सुबह 108 कुंडी यज्ञ से हम प्रवेश कर रहे हैं नव वर्ष में। तो हर नगर में, तो यहाँ केवल जिला कुरुक्षेत्र आसपास के कुछ लोगों को, तो वो यहाँ से आके, यहाँ से हम लगभग 4:45 बजे पैदल कीर्तन करते हुए ब्रह्म सरोवर की ओर चलेंगे। और 5:30 बजे का समय सबको वहाँ दिया गया है। वहाँ नव वर्ष के प्रारंभ में सामूहिक आरती करेंगे, ब्रह्म सरोवर पे गीता पाठ करेंगे और फिर कुछ भजन भाव होगा, भजन संध्या का कार्यक्रम होगा वहीं ब्रह्म सरोवर पे ही, और महाप्रसाद होगा। तो ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित इस उद्घोष के साथ किया गया है कि सनातन संस्कृति का गौरव प्यारा, नव संवत नव वर्ष हमारा, गीता भारत का सम्मान, नव संवत सनातन स्वाभिमान, ऐसे कुछ उद्घोष उसके साथ जोड़े गए हैं। तो उस दृष्टि से कल का एक कार्यक्रम, उसमें कल आपको आमंत्रण, हमारी एक पूरी संयुक्त टीम बनी हुई है जिसमें सभी संस्थाओं को साथ जोड़ा गया है। हमारे निकुल जी उसके कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक हैं उस टीम के। और लगभग 2 बार तो यहाँ, एक बार हमारी उपस्थिति में, एक बार हमारी शारीरिक अनुपस्थिति में हम द्वारका जी में थे। 5 दिन का एक बड़ा आयोजन था वहाँ पे, तो पीछे से भी एक बैठक हुई और हमें प्रसन्नता है कि हमारी शारीरिक उपस्थिति नहीं थी तो भी लगभग नगर की सभी संस्थाएं और 200 लोग यहाँ
लगभग इकट्ठे हुए और सबने मिलकर इस बात को सहर्ष भावना के रूप में लिया कि मिल करके ऐसे उत्सव सबको मनाने चाहिए। हाँ, इस विषय में किसी को कोई जानकारी लेनी हो या कुछ और बताना हो? पहली बार हाँ, इस रूप में वैसे हमारा हर वर्ष कुछ कुछ तो रहता है, लेकिन ओपनली जैसे करनाल में 108 कुंडी यज्ञ के साथ सुबह बड़ा अनुष्ठान रखा है और सायंकाल विशेष रूप से यहाँ ब्रह्म सरोवर में पहली बार एक खुले रूप में नव संवत नव वर्ष हमारा इसका उद्घोष गीता की उपदेश स्थली तक पूरे विश्व में जाए और विश्व में कैसे जाए वो अगली भूमिका आप सबकी है कि आप उसको कितना अपने इस गौरव को कितना उसको आप खोल के आगे बढ़ाते हो। तो वो आप सब की सद्भावना साथ जुड़ेगी तो हमें लगता है कि निश्चित ही कोई आ जाता। हाँ, आप सब की सद्भावना जुड़ेगी तो और व्यापक हो जाएगा वो अनुष्ठान वो आयोजन। तो हाँ, वैसे बहुत सी चीजें हमारा एक प्रयास रहता है कि हमारी हर परंपरा जो है वो किसी न किसी रूप में राष्ट्र गौरव के रूप में सामने आए। जैसे पिछले हमारे 4 वर्षों से हम सब देखते हैं कि जब क्रिसमस होता है तो देश के सारे एयरपोर्ट और सब सम्मिलित होते हैं, सब किशोरों और सब वो लगता है कि एक अलग रूप में। तो हमने एक बात रखी कि जब वो शुभकामना एयरपोर्ट भर सकता है तो हमें गीता जयंती के लिए क्यों नहीं स्पेस मिल सकती है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर। तो पिछले 4-5 वर्षों से दिल्ली के तीनों टर्मिनल्स पे अराइवल पे भी और डिपार्चर पे भी दोनों में हमें 8 बाय 8 का एक स्पेस वहाँ मिलता है, शायद किसी ने देखा भी हो। और उसमें हर बार गीता जयंती के विचार, गीता जयंती का संदेश, गीता जयंती की शुभकामनाएं हर बार होती है बिल्कुल एंट्री पे एयरपोर्ट की। तो तीनों टर्मिनल दिल्ली के और कुछ और एयरपोर्ट, पिछली बार लगभग 9 एयरपोर्ट पे मिली परमिशन। और इस बार हम प्रयास में हैं कि 6 महीने पहले से उस अभियान को शुरू करके कि हर एयरपोर्ट पे गीता जयंती की शुभकामनाएं लिखी हों, हर रेलवे स्टेशन पे गीता जयंती के संदेश लिखे हुए हों। तो उस ढंग से अब ये नव संवत का भी ऐसे ही संदेश जाए तो वो एक प्रारंभिक पहल है ये यहाँ गीता के उद्देश्य से। हाँ, और इस विषय में किसी को कुछ फिर हम अगला विषय जो आचार्य मनीष जी हैं यहाँ जहाँ देखो हम तो हमारे यहाँ जब भी आरती होती है कभी आप आना शयन आरती स्वयं मंगला आरती अपने यहाँ की भी हरिद्वार में वृंदावन में आश्रमों में तो हम उसमें तो काफ़ी समय से जहाँ ये जय घोष करवाते हैं वृंदावन धाम की जय, हरिद्वार धाम की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। और हम तो जब प्रवेश भी हमारी गाड़ी के चालकों को पता है कि हमारी गाड़ी जब से जैसे वृंदावन एंटर होती है तो वृंदावन धाम की जय के साथ हमारी गाड़ी वृंदावन की सीमा में जाती है। हमारी गाड़ी जब कुरुक्षेत्र में आती है तो गाड़ी में बैठे लोगों को पता होता है कि एक बार हम कुरुक्षेत्र धाम की जय बोल के तब प्रवेश करते हैं कुरुक्षेत्र। तो अपनी ओर से तो प्रारंभ ही है कुरुक्षेत्र धाम। हाँ, उसकी व्यापक मान्यता यही निमित्त बनेगी उसके कि हम जब लिखना शुरू करेंगे जैसे मान लो गीता जयंती के संदेश है उसमें अब एक बात देखो ना, एक परिवर्तन आया ना कि पहले हर जगह बाहर में लिखा होता था महाभारत की उपदेश, महाभारत स्थली की कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत। अब कुरुक्षेत्र की जिला की सीमाओं में भी आप एंटर जब करेंगे कुरुक्षेत्र की सीमाओं में तो वहाँ जो ऊपर लगे हुए हैं बोर्ड तो उसमें गीता की उपदेश स्थली
धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। तो ये कम से कम ये पहल, कुछ चीज़ों की पहल हुई है कि अब महाभारत की युद्ध स्थली नहीं, अब गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र के रूप में और विश्व भर में अब लोग इस रूप में कुरुक्षेत्र को जानने लगे हैं कि अब कम लोग आपको मिलेंगे जो अच्छा ये कुरुक्षेत्र हो जहाँ महाभारत युद्ध हुआ था, अब आपको अधिकतर लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे जहाँ गीता उपदेश हुआ था। ये एक परिवर्तन का दौर हुआ है। तो ये भी निश्चित आपकी बात को अपने स्तर पर और आगे बढ़ाने के लिए कि कुरुक्षेत्र धाम, इसको लिखना भी प्रारंभ करेंगे। कल आप वहाँ होंगे तो कल हम जय घोष भी करवाएंगे, कुरुक्षेत्र धाम की जय, तो इस सब के कान में पड़ जाए। और जो इसकी फिर आगे प्रक्रियाएं होंगी उसमें आप सबके साथ मिलकर पढ़ेंगे। महाराज जी, एक आपका और समर्थन चाहिए। गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे बोर्ड लगने शुरू हो गए। और मेरा एक प्रयास था, मैं काफ़ी देशों में घूमा हूँ और काफ़ी जो इंडियन एम्बेसी हैं, भारतीय दूतावास हैं, उन देशों के भारतीय दूतावास में जाता हूँ तो वहाँ पे केरला के, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे उनके बैनर लगे होते हैं। तो अपने एम्बेसडर्स को बोलता हूँ तो यह अगर से संभव हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के जो बैनर हैं, बोर्ड है, वो वहाँ पे लगे। अच्छा विचार है। तो मैंने एनईए को ये कहा था कि जो मिनिस्ट्री नहीं, बहुत सुंदर नोट करो जरा, ये निश्चित अच्छा विचार है आपका और इसको आगे बढ़ाने का काम। कि एक बार हमारा जब भगवद गीता 5151 लाल किला पे हमने किया था, विश्व को ये बताने के लिए कि गीता उपदेश कितना पुराना है, ताकि ये भ्रांतियां ना रहे। कोई कहता है हमारे से शुरू हुई गीता, कोई कहता है तब हुई। तो पूरे विश्व के सामने वो उस पर डिबेट्स भी हुई, संसद में भी आवाज़ पहुंची। तो उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ 27 देशों के एम्बेसडर एक साथ आए थे। अभी भी आप म्यूजियम में जाएंगे तो बाहर निकलते से पहले प्रवेश करते ही आज भी वो लाल किला का चित्र लगा हुआ है। 27 देशों को, राजदूतों को इंग्लिश की भगवद गीता भेंट की गई थी और उनको सबको वहाँ बुला के वो किया गया था। बीच में कोविड आ गया। हमारा प्रयास था कि एक एम्बेसी में कुछ लिखित संदेश जाए गीता के, और लेकिन आज आपके इस बात से हम निश्चित इस पे और अच्छे ढंग से आगे प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस बार की गीता जयंती से पहले कितने देशों की एम्बेसी तक पहुंच सकते हैं और कितने देशों में अपनी भारतीय एम्बेसी दूतावास तक पहुंच सकते हैं, और कितना हम भारत में जो बाहर के दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं, कितना वहाँ तक भी हम ये संदेश पहुँचा सकते हैं। तो इस पर निश्चित आपकी बात को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आशुतोष की यात्रा शुरू की है, आपके द्वारा शुभारंभ किया गया। आने वाले समय में कितना इसका सार्थक परिणाम मिलेगा? देखो, कोई भी जब पहल होती है और अगर पहल अच्छी होती है तो हमें लगता है कि वो बड़ी प्रेरणा बनती है। कल हमें प्रसन्नता हुई कि हमारा तो करनाल में एक बड़ा आयोजन चल रहा है गीता सत्संग का, सुबह 6:30 बजे से 7:30 तक, बल्कि 6 बजे से योग साधना, 6:30 साढ़े 7 ध्यान साधना। उसमें भी हम आप बता रहे थे आज अभी ये लगभग सुबह 550 की ठीक गिनती थी और सुबह से 6 बजे साधक आके हमारे साथ ध्यान में बैठ। तो कल हम उस कार्यक्रम में से निकल के 4:30 बजे करनाल से चले। कुरुक्षेत्र में एक अच्छी पहल थी, तो इसलिए हमने कहा यद्यपि अब कल लेट हो गए वापस पहुंचने में करनाल, तो कल वो शुरू करवाए। हमें प्रसन्नता कि लगभग 250-250 लोग उस समय वहाँ जब प्रारंभ करवाने लगे तो उतने लोग थे, और लगभग 125 लोगों ने पूरी परिक्रमा जो 8 कोस की थी पूरी की भी। तो और अच्छे लोग थे, कुछ वृद्ध लोग भी थे, उन्होंने पूरी परिक्रमा की। तो एक अच्छी पहल हुई है और हमें लगता है इस पहल को थोड़ा और योजना के साथ लिया जाएगा तो ये पहल आगे की एक अच्छी प्रेरणा बन के उभरेगी और कुरुक्षेत्र के गौरव के लिए, कुरुक्षेत्र गौरव को आगे बढ़ाने के लिए ये भी एक मजबूत आधार बनेगी ये कल की पहल।
सुनते हैं बचपन से, उस पेशेंट ने कैसे 6.5 घंटे अगर पेशेंट लेट हो जाता तो उसका पूरा जबड़ा कट जाता, दीपक जी बुलाना, जबड़ा कट जाता, आंख निकल जाती, पूरा मुंह काटना पड़ता। एंजियोसार्कोमा पेशेंट, बेटा फोटो दिखाना पहले वाली, फर्स्ट फोटो, ये पेशेंट इससे सबसे पहले वाली फोटो, और वही लोग को एक बार सबसे ऊपर 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 उल्टा, यस, ये पेशेंट की हालत थी जब पेशेंट हमारा कि एक ट्राई आयुर्वेद नेचुरोपैथी में, चेहरा देखो इनका और यहाँ देखो इनका फोटो, इनके ऊपर, इसके ऊपर कीड़े पड़े हुए थे, बेटा इनके कीड़े वाली फोटो दिखाना, इसी जख्म के ऊपर कीड़े पड़ चुके थे इनके, और डॉक्टर ने बोला था काटना पड़ेगा। आओ भैया 1 मिनट में आप बताओ जरा इधर, जल्दी हाँ। थोड़े शब्दों में। तो इनकी यहाँ छोटी सी गाल पे पहले जैसे शुरू हुई, तो हमने इनको ले गए एम्स अस्पताल में भुवनेश्वर में। तो पहली बार बायोप्सी में कुछ नहीं आया, नॉर्मल रिपोर्ट आया। फिर जब रिपीट बायोप्सी हुआ, थोड़ा सा डीपली मांस का टुकड़ा लिए 2 इंच गहराई से, तो बोले एंजियोसार्कोमा भी आया। तो सबसे एग्रेसिव कैंसर है, लाइलाज बीमारी है, तो पूरा इसको ये सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। अभी जैसे रिपोर्ट आते आते 1 महीना हो गया था, तो पूरा ये हिस्सा सड़ गया धीरे धीरे। और मैंने जितनी बार उनको कहा कम से कम इनका थोड़ा सा कुछ ड्रेसिंग करो, वो ड्रेसिंग नहीं कर रहे थे। कह रहे कि इनका इलाज सिर्फ ही सभी सारे कैंसर सेल को निकाल के किया जा सकता है, तो इसीलिए कुछ नहीं हो सकता है इनका, पूरा एक ही उपाय है, इनका सर्जरी होगा। तो हमने फिर इसे एम्स से बाहर भी आए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, अपोलो में आए, सम में आए, तो वहाँ भी वही बताया सर। वो बोले पूरा ये आँख से लेकर ये हिस्सा पूरा ये निकाल देंगे, नाक का कुछ हिस्सा और होंठ का कुछ आधा हिस्सा निकल जाएगा। और तो ये इतनी बड़ी एरिया से अगर मांस निकल जाती है तो पूरा दोनों जांघ को भी सर्जरी कराना पड़ेगा। दोनों जांघ से मांस लेकर यहाँ लगाएंगे, और ये यहाँ भी छोटा सा एक ऑपरेशन गर्दन का भी होगा, ताकि जो ब्लड वेसल्स को जोड़ेंगे तो यहाँ भी एक सर्जरी होगा। अगर इनकी पूरा आँख से लेकर ये पूरा गाल निकल जाता और गर्दन का भी काट देते, दोनों जांघ भी काट देते, तो ये तो बेड पेशेंट बन जाती। लेकिन सही वक्त पर मैंने हिम्मत किया, क्योंकि पहले से मैंने अपना जो राजीव दीक्षित जी है, तो उनसे हमारे गुरु जैसा है वो, तो उनसे मैंने पहले से जुड़ा हुआ, काफ़ी समय से 20 साल से हूँ। तो मैंने क्या किया, तुरंत इनको सोचा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सर्जरी नहीं करना चाहिए। लेकिन समझो की बात है, मेरा सौभाग्य की बात है, उसी समय आचार्य मनीष जी का वीडियो आ रहा था, कि जो सीधू जी का वीडियो, बायोप्सी नहीं करना चाहिए, बायोप्सी करने से बढ़ जाता है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण मैंने देख लिया, बायोप्सी करने से कितना खतरनाक हो गया। तो इसीलिए मैंने दृढ़ निश्चय लिया कि अभी नहीं बायोप्सी कराना। अभी जैसे वहाँ सम अस्पताल में गए थे, हम लोगों ने बोले पूरे निकाल देंगे करके, तो जिस दिन शाम को बोले पूरे हमारा जो डॉक्टर टीम बैठ के जो